हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स में आज हम 7वां भाग देखने वाले हैं, मतलब मेंस की 7वीं सीरीज़। और आज हमारा जो दिन है वो एथिक्स का है, तो हम एथिक्स पढ़ने वाले हैं। एथिक्स के आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। उनमें से कुछ है जैसे सुकरात की धात्री प्रणाली क्या है, बुराई हमेशा अनैच्छिक होती है, ये स्पष्ट करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे 5 नंबर में, 20 नंबर में और 2 नंबर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। पहला क्वेश्चन है धात्री प्रणाली क्या है। तो इसको अगर हमको 5 नंबर में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो जो सुकरात थे, इसका एक जो वीडियो है एथिक्स का, मैंने सुकरात के पहले वाले प्रश्न का लास्ट जो गुरुवार था मैंने उस दिन बनाया था ये एथिक्स का ही पेपर, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो सुकरात की धात्री प्रणाली क्या है। तो सुकरात जो थे वो वाद विवाद के अत्यधिक समर्थक थे। मतलब वाद विवाद करने को तवज्जो के उनको लगता था कि बाद जितना हम वाद विवाद करेंगे, किसी के पक्ष और विपक्ष में बोलेंगे तो उतना ज़्यादा ज्ञान हमारा बढ़ेगा। तो सुकरात वाद विवाद के बहुत ज़्यादा समर्थक थे। उनके अनुसार वाद विवाद व्यर्थ का नहीं, तर्क का विषय। जब हम किसी बात को बात करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, तो उसके बारे में बोलते हैं तो वो तर्क हो जाता है, हम तर्क वितर्क करने लगते हैं, तो वो इसके पक्ष में थे। इनके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्नोत्तर पद्धति शिक्षात्मक महत्व रखती है। जो प्रश्नोत्तर पद्धति होती है, एक प्रश्न होता है फिर हम उसके उत्तर देते हैं, तो ये एक शैक्षिक पद्धति होती है, बहुत ज़्यादा इसका महत्व होता है। प्रश्नकर्ता से सुकरात इस पद्धति में प्रश्न पर तर्क और आलोचना करते हैं, फिर प्रश्नकर्ता दूसरा समाधान देता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी भी प्रश्न का एक संतोषजनक उत्तर नहीं मिल जाता। सुकरात की यही पद्धति जो है वो धात्री प्रणाली कहलाती है। तो धात्री प्रणाली क्या मतलब, धात्री प्रणाली अगर हम ओरली देखें तो क्या होती है धात्री प्रणाली, कि कोई भी एक उत्तर को, किसी भी प्रश्न का उत्तर जान लेना और उस उत्तर को जानने के लिए तर्क वितर्क करना या वाद विवाद करना, जब तक कि हमें उस प्रश्न का एक संतुष्टपूर्ण आंसर नहीं मिल जाता है, संतुष्ट उत्तर नहीं मिल जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, धात्री प्रणाली कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा फ्रेंड्स। जिनसे ये मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरे एथिक्स का नोट्स है। एथिक्स का पेपर 4 जो है उसमें आपको 3 बुकलेट मिलेगी। एक बुकलेट आपको केस स्टडी का मिलेगा, एक बुकलेट आपको 2 मार्क का मिलेगा और एक बुकलेट आपको जो मिलेगा एथिक्स का पूरा पेपर मिलेगा, जिसमें आपके थिंकर और पूरी नीति शास्त्र और मनोविज्ञान रहेगा। तो और ये जो हमारा मेंस का जो पैकेज है उसके साथ मिलेगा। मेंस का जो पैकेज है वो कुछ इस प्रकार है। 27 बुकलेट आपको 5 और 11 मार्क्स की मिलेंगी, 12 बुकलेट आपको 3 मार्क्स की मिलेंगी और 8 बुकलेट आपको पुराने सॉल्व पेपर की मिलेंगी। आप चाहे तो ये सॉल्व पेपर ना लेके 27 और 12 बुकलेट लेके 39 ले सकते हैं, और आप चाहे तो ये 8 बुकलेट भी ले सकते हैं, तो टोटल 47 बुकलेट आपकी मिल जाएंगी। अगर आप प्री के नोट बहुत ही बेस्ट नोट तैयार किए गए हैं, प्री के हैंड रिटन तैयार किए गए हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन लेता है वो टॉपिक तैयार किए गए हैं। प्री के नोट्स की 12 फाइल तैयार की गई हैं। अगर आप मेंस के साथ प्री लेते हैं तो प्री आपको बहुत कम अमाउंट में पड़ जाता है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सुकरात की धात्री प्रणाली पढ़ी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुराई हमेशा अनैच्छिक होती है, इस मत को स्पष्ट करो। ये जो फोटो में है ये सुकरात है, इनको सुकरात को आप ध्यान में रखकर कोई भी आंसर पढ़िएगा तो आपको वो आंसर ज़्यादा अच्छे से याद होगा। फ्रेंड्स, जो मेरे मेंस के नोट्स हैं उनके हर नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप मिलता है, जैसे कि एथिक्स के साथ भी आपको एक ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप में एथिक्स से संबंधित क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनसे संबंधित आंसर आपको दिए जाएंगे, ताकि आपको इन मेरे नोट्स के अलावा भी घुमा के कोई क्वेश्चन आ सकता है, कोई करंट से कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो वो वहाँ पर दिया जाएगा। बुराई हमेशा अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक मतलब होता है बिना इच्छा के, बुराई इच्छा से नहीं होती। ये सुकरात का मत है और हमको इस मत को स्पष्ट करना है। तो सुकरात कहते हैं कि बुरे कार्य का समापन शुभ के मिथ्या मूल्यांकन पर आधारित है। सुकरात कहते हैं कि अगर हमें बुरे कार्य का समापन करना है तो कोई भी अच्छा काम हो रहा हो उसका हम मिथ्या अवलोकन कर लें, मतलब उसको गलत मान लें, उसका गलत अवलोकन कर लें, उस पर आधारित होता है। तो सुकरात के अनुसार क्या बोल रहे हैं कि बुरे कार्य का समापन शुभ के मिथ्या मूल्यांकन पर आधारित होता है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुरा कार्य नहीं करता, यह कहना है कि व्यक्ति जानबूझकर बुरा कार्य करता है।
कोई भी व्यक्ति कि जानबूझकर बुरा कार्य नहीं करता, और यह कहना है कि व्यक्ति जानबूझकर बुरा कार्य करता है, मतलब बुरा काम नहीं करता, मतलब कोई व्यक्ति जानबूझकर बुरा काम नहीं करता, और यह भी कहना है कि व्यक्ति जानबूझकर बुरा कार्य करता है। तो यह जो प्रक्रिया है ये चलती है। यह कहना है कि वह वही कार्य करता है जिसे वह हानिकर समझता है तथा इसके कारण उसका जीवन दुखमय हो जाएगा, परंतु मनुष्य सुख चाहता है और वह दुखी नहीं होना चाहता। देखो, इस बात का मतलब ये है कि व्यक्ति को पता होता है कि वो यदि बुरा काम करेगा तो उसके साथ उसका बुरा ही होगा, वो जानता है इस चीज़ को, तो वो जानबूझ के ऐसा काम क्यों करेगा कि उसका जीवन जो है दुखमय हो जाए। तो वो ये सोचेगा कि मैं जितना अच्छा काम करूं ताकि मेरा आने वाला जीवन जो है अच्छा हो, तो वह जानबूझ के बुरा काम नहीं करता। इसलिए उन्होंने लिखा है कि बुराई हमेशा अनैच्छिक होती है। जब कभी व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो वह उसे ही शुभ समझ लेता है, और यदि कोई बुरा काम करता भी है व्यक्ति तो उसको ही शुभ काम का समझ के कर लेता है। उसे लगता है नहीं, मेरा इसमें ही फ़ायदा है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है तो मैं ये गलत काम करूँगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा, तो ये कर हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो वो कोई बुरा काम भी करता है उसमें भी अपना फ़ायदा देख लेता है, उसमें भी खुद के लिए अच्छा समझ लेता है। और उसको ये ज्ञान नहीं होता है कि ये उसका वास्तविक शुभ नहीं है, या उसकी वास्तविकता में उसका अच्छा नहीं होगा। वो ये नहीं मानता है, वो गलत में ही समझा रहता है कि ऐसा करने से ही मुझे अच्छा होगा, मैं इसका ये बुरा काम कर दूंगा तो मेरे साथ अच्छा हो जाएगा। अतः वर्णित है कि बुराई सदैव अनिच्छित होती है। अतः कह सकते हैं कि बुराई सदैव अनैच्छिक होती है। यदि कोई व्यक्ति बुरा काम करने का भी सोचता है ना, करता भी है, तो वो ये सोच के करता है कि ये मेरे लिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से अच्छा होगा। तो इस प्रकार बुराई हमेशा अनिच्छिक होती है। आप इस पद को स्पष्ट आप अगर मन से अपने भाषा में भी करेंगे तो भी आप कर पाएंगे कि सुकरात के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुरा काम नहीं करता है। अगर वो कोई काम बुरा करता भी है तो उसके मन में ये लालसा रहती है क्योंकि वो यह काम शुभ है, उसके लिए वो खुद की दृष्टि से उसको अच्छा समझता है। वो एक जो सत्य है, रियल सत्य है, वो उसको नहीं समझ पाता है और उसी को सही मान के करता रहता है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि हमारा जीवन दुख में हो, अगर हम बुरा काम करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ अच्छा हो, अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सुकरात की दार्शनिक समस्या को समझाओ। सुकरात के दर्शन की कुछ समस्याएं थी, वो क्या थी? तो सुकरात की दार्शनिक समस्या को उनसे पूर्व और समकालीन दार्शनिक परिवेश से समझा जा सकता है। मतलब सुकरात की दार्शनिक समस्या को सुकरात के पूर्व से, मतलब सुकरात के जन्म के पूर्व से, और उसके साथ जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं उसके अनुसार समझा जा सकता है। सुकरात के जन्म के समय सोफिस्ट मत का प्रचलन था। सुकरात के जन्म के समय कौन से मत का प्रचलन था? सोफिस्ट मत का प्रचलन था। सुकरात के सामने मुख्य समस्या सोफिस्टों की चुनौती का सामना करना था। और सुकरात के सामने मुख्य समस्या क्या आती थी कि सोफिस्टों की चुनौती का सामना करना आती थी। सुकरात ने स्पष्ट किया कि ज्ञान, नैतिकता और राजनीति के क्षेत्र में चारों ओर जो बौद्धिक अराजकता फैली है उनका एकमात्र कारण है सत्य और ज्ञान के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझना। सुकरात ने बताया है कि ज्ञान और नैतिकता और राजनीति क्षेत्र में चारों ओर जो फैली है उसका एक ही कारण है कि सत्य और ज्ञान के ठीक प्रकार से समझ लो। ज्ञान की समस्या का सही समाधान ढूंढना, उचित समाधान ढूंढना ही सुकरात के दर्शन का प्रथम लक्ष्य है। सुकरात के दर्शन का उद्देश्य क्या है कि ज्ञान की समस्या का उचित समाधान करना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सबसे पहले सुकरात सोफिस्ट विचारधारा का खंडन करते हैं। क्योंकि उस समय सोफिस्ट विचारधारा प्रचलित थी तो वो उस विचारधारा को नहीं मानते थे। सुकरात के अनुसार ज्ञान का अंतिम स्रोत इंद्रिया नहीं है, बुद्धि है। सुकरात क्या मानते थे कि ज्ञान का स्रोत इंद्रिया नहीं है, ज्ञान का स्रोत क्या है? ज्ञान का स्रोत जो है बुद्धि है। इंद्रियों द्वारा भ्रमजनित ज्ञान, इंद्रियों द्वारा अगर हम ज्ञान उत्पन्न करने जाए तो एक हमको भ्रमजनित, मतलब हम भ्रम में रहते हैं, एक संतुष्टपूर्ण हमको उत्तर नहीं मिलता है। जैसे हम तारों को देखते हैं तो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं, जो कि नहीं टिमटिमाते हैं। सत्य व्यक्ति सापेक्ष नहीं होता बल्कि वस्तुनिष्ठ होता है, मतलब वैकल्पिक होता है। सत्य परिवर्तनशील एवं विशेष नहीं, सामान्य एवं अपरिवर्तनशील होते हैं। सुकरात एक तर्क के द्वारा सोफिस्टों के विरुद्ध कहते हैं कि एक व्यक्ति के रूप में मेरा कथन है कि सोफिस्टों का यह मत गलत है, मतलब वो सोफिस्ट को गलत ठहराते हैं। इस प्रकार सोफिस्ट सुकरात के अनुसार सत्य निरपेक्ष, सामान्य, अपरिवर्तनशील एवं बौद्धिक होता है। सुकरात क्या बोलते हैं कि सत्य जो है वो निरपेक्ष है, सामान्य, अपरिवर्तनशील और बौद्धिक होता है।
इस प्रकार सुकरात की दार्शनिक पद्धति की यही समस्या है कि उस समय का जो धर्म था वो सोफिस्ट था और सोफिस्ट धर्म का प्रचलन था, सोफिस्ट मत का प्रचलन था और वो सोफिस्ट मत से बिल्कुल भी जो है संतुष्ट नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुकरात की दार्शनिक पद्धति को समझाओ। तो सुकरात ने ग्रीक विचारधारा के सर्वथा नवीन और सर्वोत्तम युग को जन्म दिया है। सुकरात ग्रीक विचारधारा के थे, उन्होंने उसमें एक नया जो है विचारधारा डाली है, नया युग बनाया है। मनुष्य की वृद्धि में आस्था पुनः जागृत हुई है। उससे इनके कारण क्या है, मनुष्य की बुद्धि में आस्था जागृत हुई है, मनुष्य की बुद्धि में आस्था जागृत हुई है। उसने नैतिकता और ज्ञान के क्षेत्र में एक सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ मानदंडों को स्थापित किया। सुकरात ने क्या किया है कि नैतिकता और ज्ञान के क्षेत्र में एक सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ मानदंडों को स्थापित किया। सुकरात की दार्शनिक पद्धति बहुआयामी है। सुकरात की दार्शनिक पद्धति कैसी है? बहुआयामी है, जिसे प्रश्नोत्तर पद्धति भी कहते हैं। सुकरात की दार्शनिक पद्धति को और क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तर पद्धति भी कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं कि वे अपना दर्शन संदेह से आरंभ करते हैं। सुकरात के दर्शन की क्या विशेषता है? सबसे पहली कि वे अपना जो दर्शन है वो किससे आरंभ करते हैं? वे अपना दर्शन संदेह से आरंभ करते हैं। सुकरात किसी भी समस्या के प्रति पूर्ण रूप से अज्ञानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे सुकरात विडंबना कहा जाता है। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि सुकरात विडंबना किसे कहते हैं। सुकरात किसी भी समस्या के प्रति, किसी समस्या होती है तो सबसे पहले खुद को पूर्ण अज्ञान मानते हैं और फिर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना शुरू करते हैं। तो ये से बोलते हैं सुकरात विडंबना। ये वाद विवाद के अत्यंत समर्थक थे। उन्होंने धात्री प्रणाली चलाई थी। सुकरात के अनुसार ज्ञान उसके प्रत्योग या परिभाषा में विद्यमान रहता है। कोई भी ज्ञान किस में विद्यमान रहता है? उसके प्रत्योग और परिभाषा में। मनुष्य में बौद्धिकता और पशुता के गुण पाए जाते हैं। मनुष्य में किसके गुण पाए जाते हैं? बौद्धिकता और पशुता के गुण पाए जाते हैं। वे अनुभव को ज्ञान का आधार मानते थे। किसको मानते थे? अनुभव को ज्ञान का आधार मानते थे। वे आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति को मानते थे। अनुभव को ज्ञान का आधार मानते थे और आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति को मानते थे। तो ये सुकरात के जो दर्शन है उसकी विशेषताएं थी। फिर हम निष्कर्ष में लिखेंगे। निष्कर्षतः सुकरात की जो द्वंद्वात्मक पद्धति ने प्लेटो और अरस्तु के दर्शन पर भी प्रभाव डाला था। प्लेटो की द्वंद्वात्मक पद्धति और अरस्तु का व्यवस्थित तर्क सुकरात की पद्धति को, जो प्लेटो की द्वंद्वात्मक पद्धति है और जो अरस्तु का व्यवस्थित तर्क है, वो सुकरात की पद्धति का विकसित रूप है। मतलब सुकरात के बाद इन्होंने अपने अपने विचार ये दिए थे, तो वो जो सुकरात की पद्धति थी उसको ही उन्होंने विस्तार कर दिया था। तो इस प्रकार से ये सुकरात के दर्शन की विशेषताएं हमने करी। अब हमारा जो नेक्स्ट गुरुवार रहेगा तब हम बौद्ध प्रसाविका, सुकरात, ज्ञान मीमांसा ये पढ़ेंगे। कल पेपर 5th का विषय है, तो कल हम पेपर 5th पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।